तो दिस इज एसपी सिंह। और बहुत लंबे टाइम के बाद, एक प्लानिंग के बाद हमने एक प्रोसेस के जरिए ये डिसाइड किया कि क्यों ना, जैसे कि मार्केट में या यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर के हमें कहीं भी वो रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। सो हमने सर के साथ मिलकर के एक नई मुहिम शुरू की, जो कि सोच रहे हैं हम, जो कि एजुकेशन पॉडकास्ट को लेकर के एक बार काम करें, जहां पर आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, आपके कोर्स रिलेटेड, आपसे करियर के रिलेटेड और जो भी आपकी क्वेरीज हो, इससे रिलेटेड आप तक हम पहुंचाएं। या अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे लोगों को कि आप ऐसे प्रोफेसर के पद तक कैसे पहुंचे, क्या रही आपकी जर्नी? तब सुना है बहुत से लोगों से कि टीचर बनना कोई चॉइस नहीं है कभी, लेकिन वो मजबूरी में टीचर बने। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी चॉइस है या आपकी मजबूरी रही आप टीचर बने? आपके पास दो ऑप्शन जरूर होने चाहिए कि अगर यहाँ ना हुआ तो आप क्या करोगे। टोटल जो है 8% जो है लोग जो है व्यवस्थित नौकरी कर रहे हैं, बाद बाकी 92% जो है लोग वैसे काम चला रहे हैं। माइंड सेट शुरू से हो कि हमको इस फील्ड में जाना है और आप 12th के बाद ही लग जाए। तो सर, आपके अनुसार जो ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं, या किसी बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए? ये नहीं, जरूरी नहीं है कि हम 12 घंटा पढ़ रहे हैं या 8 घंटा पढ़ रहे हैं। जरूरी यह है कि हम जो चीज़ भी पढ़ें, ठीक है, उसको आत्मसात के साथ करें। ऐसी कौन सी किताबें हैं जो बच्चों को उनके अध्ययन में हेल्प कर सकती हैं, जो उनको अच्छी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दें? आपने कहा कि आप बच्चे से प्रतियोगिता की परीक्षा में उतरने घर आते हैं, बड़ी परीक्षा देने में, तो आपने ऐसा माइंडसेट कैसे देखा यहाँ? इनमें थोड़ी धैर्य की कमी है, ठीक है, मतलब अधिकांश बच्चों में धैर्य की कमी है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है कोई नौकरी मिल जाए। तो आप सर उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो बच्चे सिविल्स की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि वो साथ में एसएससी का भी एग्जाम दे दें, वो सीजीएल का भी एग्जाम दे दें, तो क्या उन बच्चों के लिए ये जो करियर वे वो चुन रहे हैं? ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इस फील्ड में हूँ तो तुम भी इसी फील्ड में आओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने सबसे पहले जोड़ना चाहा एक प्रोफेसर साहब को, जो हमारे बहुत लंबे समय से हमारे परिचय में भी हैं और जिनके पास बहुत नॉलेज है, और हम चाहते हैं कि इस माध्यम से आप तक वो नॉलेज पहुंचे, वो सक्रियता पहुंचे, ताकि आप उस चीज़ को और बेहतर कर सकें। तो आइए मैं मिलवाता हूं आपको ऐसे एक शख्सियत से, जो कि है मिस्टर अरुण सिंह निकुम, जो कि अपने आप में बहुत ज्ञानी भी हैं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं। खैर, मैं इनसे जब से मिला हूं तब से बहुत प्रभावित हूं, और भविष्य में अगर आप भी कहीं मिलेंगे बहुत प्रभावित होंगे। खैर, ये बाद की बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो कि एक प्रोफेसर हैं, एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कई जगह पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। इनका पूरा नाम मिस्टर अरुण सिंह निकुम है, जो कि फिलहाल प्रोफेसर पद पर अभी कार्यरत हैं। निकुम आईएएस के संस्थापक भी हैं। तो आइए, आगे की बात मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहूंगा, मैं ज्यादा बातें नहीं करूं इस बारे में तो ज्यादा अच्छा है। तो आइए सर, मिलते हैं आपसे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। या अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे लोगों को कि आप ऐसे प्रोफेसर के पद तक कैसे पहुंचे, क्या रही आपकी जर्नी? देखिए, जहाँ तक सवाल है प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो है वर्तमान समय में मैं राजकीय महाविद्यालय बाजपुर में हूँ, समाजशास्त्र के पद पर जो है कार्यरत हूँ। कोचिंग के फील्ड में जो है ये मेरा अनुभव जो है पिछले 15 सालों से रहा है। जब मैं कॉलेज में नहीं आया था, और 2007 से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। 2014 में संविदा के रूप में जो है कॉलेज में आया, और साथ साथ जो है ये भी मेरा चलता रहा। और इस फील्ड में जो मेरा खास करके अनुभव रहा, वो कॉलेज में तो पिताजी एक बार बोले कि भाई इतना तुम कर रहे हो, इतना तैयारी कर रहे हो, कहीं हो नहीं रहा है, क्योंकि हमने कई सारे पीसीएस मेंस भी दिए, फाइनली नहीं हुआ। तो एक बार वैसे उन्होंने बात बात में कह दिया कि अरे ये बता, तो इतना परीक्षा देता है, तुम्हारा नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो क्या क्या करेगा तुम जी? हमने कहा अरे कुछ नहीं होगा तो प्रोफेसर तो बन ही जाएंगे। और संयोग ये रहा कि मैं जब दिल्ली से यहाँ आया, एक हमारे मित्र थे हैं, उन्हीं के कोचिंग में पढ़ाने के लिए, और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमने जो है अपना ही कोचिंग संस्थान जो है वह स्थापित किया। और साथ साथ में ये भी था कि मैं खुद उस समय मेंस भी लिख रहा था और पढ़ा भी रहा था, तो दोनों चीज साथ में प्रैक्टिस चल रहे थे। तो इस प्रकार जो है हमारी जर्नी जो है कोचिंग के फील्ड में जो है वह शुरू हुई। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल बड़ा अहम है
बहुत से लोगों के से मतलब सुना है बहुत से लोगों से कि टीचर बनना कोई चॉइस नहीं है कभी, लेकिन वो मजबूरी में टीचर बने। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी चॉइस है या आपकी मजबूरी रही आप टीचर बने? नहीं नहीं, मजबूरी नहीं रही। एक ये था कि जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, तो हमारे सर भी कहते थे कि देखिए आपके पास दो ऑप्शन जरूर होने चाहिए कि अगर यहाँ ना हुआ तो आप क्या करोगे। तो उसी दौरान हमने जो है मेरठ कॉलेज मेरठ से हमने एमए किया। और ये था कि चलो हमारा जो दूसरा फील्ड रहेगा वो पढ़ने पढ़ाने का रहेगा, क्योंकि हमें पढ़ने पढ़ाने में आनंद भी आता था। तो इसलिए जो है ये कोई मजबूरी नहीं थी, ठीक है। और पढ़ाना हमारा शौक था, और हम कोचिंग जब करा रहे थे तो वो भी तो हम पढ़ा ही रहे थे। और जहाँ तक कॉलेज में आने का सवाल है, तो इसमें हमारे एक गाइड थे, तो उन्होंने एक बार बोला कि देखो ऐसा है, सरकारी व्यवस्था है और इसमें तुम ठीक ठाक हो ही, तो मौका मिल रहा है तो आ जाओ। अगर तुम्हें ये लगेगा कि भाई नहीं कोचिंग नहीं चलाना है तो बाद में चला लेना, कम से कम तुम्हारे पास एक स्टेटस तो रहेगा कि हाँ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं या हैं। और इस चीज का फायदा जो है हमें जरूर मिला। या मैं जिस कॉलेज में भी जाता हूँ तो वहाँ मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइडेंस भी करता हूँ, नोट्स भी देता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। हाँ, ऐसा कुछ वैसे ये जरूरी हो जाता है, वरना हाँ, लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो ये रहता है। हाँ बिल्कुल सर। और जहां तक सवाल है कि जो मेरा निकुंब आईएएस कोचिंग रहा, तो वो हमारी मिसेज देखती हैं। हाँ मैं उसमें हेल्प जरूर करता हूँ, गाइडेंस जो है जरूर करता हूँ। गाइडेंस आपकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब आज का जमाना जो है वो ऑनलाइन का जमाना हो गया है। तो अब वो जो मेरा ज्ञान है, जो हमने पिछले 15 साल मोटा मोटी 6-7 साल हमने पढ़ाई में लगाया, आईएएस पीसीएस की तैयारी में लगाया, और ये 15 साल जो हमने पढ़ाने में जो है दिया, तो इस चीज का अनुभव जो है और छात्रों तक जो है वह पहुंचना चाहिए। इसलिए जो है आज के डेट में चूंकि ऑनलाइन जरूरी हो गया है, तो इस ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे ज्ञान है, जो हमारे अनुभव है, वह छात्रों तक पहुंचे और इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। तो कब से प्लान कर रहे हैं आप ऑनलाइन आने का? देखिए ऑनलाइन का तो यह है कि ये ऑनलाइन ही चल रहा है। हाँ, एक शुरुआत कह सकते हैं। तो ये एक शुरुआत ही है। और एज ए जैसे अगर कोई मान लीजिए कि वैकेंसी आती है, तो चूंकि यहाँ पर क्या है, खास करके मैं उत्तराखंड या हल्द्वानी की बात करूं, तो यहाँ के बच्चे बड़े प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो है करने में थोड़ा ये होते हैं, हिचकिचाते हैं। हाँ। तो मेरा अपना मानना है कि यहाँ के हिसाब से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा अगर आ रही है, तो उस कोर्स की तैयारी जो है वो कराया जाए, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ बच्चे जो प्रतियोगिता की परीक्षा में उतरने में घबराते हैं, बड़ी परीक्षा देने में, तो आपने ऐसा माइंडसेट कैसे देखा यहाँ के बच्चों का? मतलब आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट्स का माइंडसेट क्या है एक्चुअली आज के डेट में करियर को लेकर के? क्योंकि यहाँ का जो बच्चों में एक माइंडसेट है कि कहीं भी नौकरी जो है जल्दी से शॉर्टकट में वो नौकरी लेना चाहते हैं। हाँ। उनमें थोड़ी धैर्य की कमी है, ठीक है, मतलब अधिकांश बच्चों में धैर्य की कमी है। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है कोई नौकरी मिल जाए। तो इसलिए उनका जो रुझान जो है चाहे ग्रुप सी हो या पीसीएस हो या एलटी का हो, उसमें ज्यादा रहता है। अच्छा, तो आप सर उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जैसे जो बच्चे सिविल्स की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि वो साथ में एसएससी का भी एग्जाम दे दें, वो सीजीएल का भी एग्जाम दे दें, तो क्या उन बच्चों के लिए ये जो करियर वे वो चुन रहे हैं, ये सोचना कि हम सिविल्स के साथ ये भी देते रहे, हम सिविल भी तैयारी करते हैं, तो क्या ये उनके लिए पॉजिटिव है या एक नेगेटिव अप्रोच है, पर्टिकुलरली वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए? देखिए मेरे हिसाब से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जो टारगेट होना चाहिए यूपीएससी और पीसीएस, दो ही टारगेट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों का सिलेबस सेम है। तो अगर टारगेट जो है अगर वो यूपीएससी रखता है, तो पीसीएस वो इजिली क्रैक कर सकता है। तो मतलब उसका ये अप्रोच रखना कि एसएससी का भी एग्जाम दे, ये सही नहीं, ये सही नहीं है। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिविल में रहे, ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कैंडिडेट के मन में ये सवाल आता है कि मैं सिविल्स में अगर नहीं हुआ तो मेरे पास बी ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन क्या रहेगा? नहीं, अब वो अपने हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इस फील्ड में हूं तो तुम भी इसी फील्ड में आओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपके पास ये एक रुझान होनी चाहिए कि अगर मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं तो उससे कोरिलेटेड कौन सा है। जैसे मेरा ये था कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पीसीएस मेंस है, कई जगह मैंने लिखा भी, तो ये मेरा माइंड सेट था कि अगर नहीं होगा तो मैं कोचिंग चलाऊंगा। क्योंकि हमें याद है कि जब हम सिविल की तैयारी कर रहे थे और उसी दौरान जो है हमने एमए किया, तो उस समय हमारे पिताजी जो है मेरा खर्चा जो है सन 2001 की बात बता रहा हूँ, 5,000 रुपये पर मंथ आते थे। और उस समय जो हमारे मित्र लोग थे जिन्होंने जेआरएफ निकाला था, या जो लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है थे, उन लोगों को जो है संविदा में जो है 5,000 रुपया मिलता था। तब मैं ये कहता था कि इतना तो मेरा पॉकेट खर्चा आ रहा है, तो इससे मेरा क्या होगा। तो इसलिए मेरा रुझान जो है ये ज्यादा रहा कि मैं कोचिंग को स्थापित करूं। अच्छा। हाँ, जब मेरा आईएएस का अटेम्प्ट समाप्त हो गया तो मैंने कोचिंग को स्थापित करने में ही अपना जो है एफर्ट लगाया। जब मैं आखिरी अटेम्प्ट लिख रहा था, उससे पहले मैंने बिहार प्रवक्ता का भी बिहार टेट का दिया था, उसमें टेट में हुआ भी था। हालांकि मेरा रुझान प्राइमरी स्कूल या आईटी में नहीं था, ठीक है, तो रुझान जो है नहीं था, तो वहां का टीटी पास करने के बाद भी जो है हमने जो है वहां जाने का जो है नहीं सोचा। वैसे मैं आपको बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ और ऐसे में देखा कि आपके बहुत सारे महकमे में बहुत सारे बच्चे जो ऑफिसर्स पद पे या अलग अलग पद पर इस समय पदासीन हैं। बिल्कुल। तो सर आपके अनुसार जो ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं या किसी बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, या उसे क्या पर्टिकुलरली जो कहावत कही या जो लोग कहते हैं 8 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, क्या ये बिल्कुल सही है या यही हर किसी को एक ही अप्रोच रखना चाहिए या ये अप्रोच अलग अलग हो सकता है? देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए समय तो चाहिए ही, ठीक है, आपको समय लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि हम 12 घंटा पढ़ रहे हैं या 8 घंटा पढ़ रहे हैं, जरूरी यह है कि हम जो चीज भी पढ़ें, ठीक है, उसको आत्मसात के साथ पढ़ें। ये बात आपको नोट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। जिस चीजों को हम पढ़ रहे हैं वो उसको हम हर एंगल से जो है उसका जवाब देने में सक्षम हो और उसकी समझ विकसित होनी चाहिए। देखिए, किताब जो है वो आपको फैक्ट देता है, फैक्ट का विश्लेषण करना वो आपके हाथ में है। Exactly. तो आप जो पढ़ रहे हो किताबों से, आप वहां से आप फैक्ट ले रहे हैं और उस फैक्ट का विश्लेषण करने की क्षमता आप में आनी चाहिए। तो आपके अनुसार सर कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो, या ऐसी कौन सी किताबें जो बच्चों को उनके अध्ययन में हेल्प कर सकती हैं, जो उनको अच्छी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बच्चों को फास्ट फूड से बचना चाहिए। ओके। फास्ट फूड का कहने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सारे गाइड्स आते हैं, तो उन चीजों से बचें। और जो एथेंटिक बुक है, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी, अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के द्वारा लिखा गया हो या इग्नू का हो या एनसीईआरटी का। देखिए, एनसीईआरटी को क्यों बोला जाता है कि भाई आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक कमिटी बना करके अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं या जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। तो उसमें जो लिखी गई बातें हैं वो तथ्यों के साथ है और वो फैक्ट है, सत्य है, ठीक है। उस पर आप चैलेंज कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ये बातें लिखी गई हैं, क्योंकि वहां पर बात जो लिखी गई है वो अनुसंधान के साथ लिखी गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, आप इग्नू की किताबें पढ़ें, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड जो है कमिटियां होती हैं, उन कमिटियों के द्वारा जो है उन पुस्तकों को लिखा जाता है। या जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, ठीक है, जिन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं, तो उनकी लिखी हुई पुस्तकें जो है वो ज्यादा एथेंटिक हैं। तो बाद में उसको नकल करके लोग लिखते हैं, कॉपी पेस्ट जो करते हैं, उन चीजों से बचना चाहिए। अच्छा सर, तो मतलब मेरे हिसाब से, जैसे मेरा मेन प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट में इतने सारी बुक्स अवेलेबल हैं और एक बच्चा जो सिविल्स की या किसी ऐसे पीसीएस की या ऐसी तैयारी करना चाहता है, जो ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करना चाहता है, तो उसे गाइड बुक और टेक्स्ट बुक्स में ये डिफरेंस कैसे करे वो, कि उसे एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, वो ये कैसे ले? क्योंकि हर एक बच्चा कोचिंग की फीस नहीं बेयर कर सकता, हर एक बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता, और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि कौन सही कौन गलत, कितनी सारी चीजें, कितने सारे फैक्ट्स हर कोई कॉपी कर रहा है। बट द पॉइंट इज सर कि बच्चा अगर बुक्स, क्योंकि सबसे अच्छा रिसोर्स मैं बुक समझता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा रिसोर्स बुक समझता हूँ। अगर किसी को ज्ञान का भंडार चाहिए तो बुक पे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब ये सब चीजों को, ठीक है, ऑनलाइन जो हम क्लासेस दे रहे हैं या देने वाले, उसे एज ए नॉलेज ले,
लेकिन बुक रिसोर्स सबसे ज्यादा करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बुक, एक कैंडिडेट जो सिविल्स की तैयारी कर रहा है या जो नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए कैसी बुक रिकमेंड करना चाहेंगे आप? नहीं, हमने अभी आपको बताया कि जो भी ऑथेंटिक जो मैंने राइटर सुना है हैं, आप भी नोट्स बनाते हैं, आपके भी नोट्स काफी अवेलेबल है। देखिए नोट्स बिल्कुल अवेलेबल है। देखिए होता क्या है कि हम लोग जो है कई सारे ऑथेंटिक किताबों को पढ़ते हैं, और जिस बुक में जो हमारे कार्य के, हमारे काम की चीजें हैं या जो हमारे सिलेबस की चीजें हैं, उन चीजों को हम वहां से ले लेते हैं। तो हम लोग कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं कि बच्चों के टाइम को बचा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किताब है, एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था सर। एक मान लीजिए कि बुक है, उस बुक को उसको पढ़ने में 3 महीना लगेगा, समझने में 6 महीना लगेगा, आत्मसात करने में 1 साल लगेगा। वो चीजें जो है कोचिंग में या जो कोचिंग के फैकल्टी मेंबर हैं या जो टीचर हैं, वो आपको 1 महीने में 2 महीने में आपको दे देते हैं। जो चीजें आप पढ़ करके 1 साल में सीखोगे, तो यहाँ हम आपके टाइम को बचा देते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि देखिए किताब में तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर। और सारी चीजें तो आपको पढ़नी नहीं है। बिल्कुल सर, जरूरी है। ठीक है, अब वो सारी चीजें आपको पढ़नी है नहीं। अब पता चला कि हम वो चीजों पर अपना जो है अपना समय वेस्ट कर दिए जो परीक्षा में आता ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो इसलिए जरूरी यह है कि आप कोई भी परीक्षा दें, आपके सामने सिलेबस का पूरा चार्ट होना चाहिए, पहली बात। अब अगर किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा हो, किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा हो। बिल्कुल, क्योंकि एक ही बुक में सारे टॉपिक अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। और एक ही व्यक्ति जो है सारी चीज में जो है वो महारत हासिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है नोट्स में क्या होता है, या जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी 5 साल से पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, एक ही चीज को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते जो है वो हमारे पूरे संज्ञान में आ चुका है कि हमारे काम की चीज कहाँ से मिलेगी। बिल्कुल सर। तो मतलब ये है कि जो हमारे काम की चीज है उस चीज को छांटने का काम जो है हम लोग करते हैं। ये चीजें होती हैं, और बच्चों को जो है ये चीज का फायदा होता है कि उनका समय बच जाता है। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम कितना समय जरूरी है किसी एक बच्चे को सिविल्स की तैयारी करने के लिए या ऐसे पीसीएस की तैयारी करने के लिए? कम से कम कितना सही समय होता है उसके लिए? क्या वो समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, या आपके अनुसार कितना होना चाहिए? देखिए तैयारी सतत होनी चाहिए, पहली बात। बड़ी अच्छी बात। और तैयारी के लिए ये होता है कि खास करके अधिकांश लोगों में या मिडिल क्लास जो फैमिली है, इसमें क्या है कि बच्चों को ये पता नहीं है कि हम बीए क्यों कर रहे हैं, हम बीएससी क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, हम बीकॉम क्यों कर रहे हैं। पता चला कि पहले क्या कर रहे हैं, वही तो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। जब वो बीए करता है तब उसको होश आता है कि अरे कंपटीशन की तैयारी किया जाए, जबकि होना ये चाहिए। देखिए मैं कॉलेज में भी ये बात बच्चों को बोलता हूँ कि देखो तुम्हारे पास 3 साल का समय है, अगर तुम 3 साल अपना बेहतर दे दो यहाँ, तो आने वाला तुम्हारा 30 साल सुधर जाएगा। नहीं तो ये 3 साल तुम मौज मस्ती करोगे तो रोड पर दिखाई दोगे। बिल्कुल सर। दोनों चीज है। देखिए क्योंकि अगर हम नौकरी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब जो है कुल जॉब का मात्र 2% है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहां 6% है। टोटल जो है 8% जो है लोग जो है व्यवस्थित नौकरी कर रहे हैं। बाद बाकी 92% जो है लोग वैसे काम चला रहे हैं, बस काम चला रहे हैं, हैंड टू माउथ चल रहा है उनका काम। बिल्कुल बिल्कुल। या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई और काम कर रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। तो अगर आपको 2% में आना है, ठीक है, तो 2% में आप तब आइएगा जब आपके पास एक बेहतर रणनीति हो, आपका माइंड सेट शुरू से हो कि हमको इस फील्ड में जाना है, और आप 12th के बाद ही लग जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने टीना डबी का नाम सुना होगा कि वो ग्रेजुएशन जब 12th में थी तो उनका उसी समय से तैयारी शुरू हो गया था। बिल्कुल सर। तो ग्रेजुएशन होते होते आपकी बहुत सारी चीजें हो जाती है। और अगर हम आईएसपीसीएस की बात करें तो सिलेबस अलग थोड़ी ही है। जो आपके ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ते हो वही सब तो सर। एक बात और इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी कर लेते हैं या बीटेक कर लेते हैं या एमबीए कर लेते, मतलब ये बीसीए कर लेते हैं, बीबीए कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि इन बच्चों के लिए सिविल्स करना ज्यादा आसान है अपेक्षाकृत जो बीए कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ, या ऐसे बच्चों को जो सिविल्स का सपना देखते हैं उन्हें यही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में? आपका क्या कहना है सर इसमें? देखिए जो अलग अलग विभिन्न स्ट्रीम है,
ठीक है, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, या सिंपल आप बीए कर रहे हो। मेन चीज ये है कि आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, देखिए गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की योग्यता में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां आने वाला बच्चा या उसका जो परिवार है वो सिंसियर नहीं है। वही बच्चा जब किसी प्राइवेट संस्थान में जाता है और पैसा दे करके जब वो कोर्स करता है तो उसको एजुकेशन का महत्व समझ में आता है। वहां गार्जियन भी सिंसियर है, स्टूडेंट भी सिंसियर है, दोनों सिंसियर है। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ ना ही गार्जियन सिंसियर है और ना ही स्टूडेंट सिंसियर है, तो टीचर क्या कर लेगा। दो शब्द गार्जियंस के लिए सर। नहीं, गार्जियंस के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप बच्चों को जो है कहीं भी पढ़ रहा हो, आपकी निगरानी में रहना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है और उसका पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, आप पहले से माइंड सेट कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। टीचिंग मेथड क्या यूज करते हैं सर आप? देखिए टीचिंग मेथड्स का, देखिए हर कोई बीच में रोकना चाहूंगा सर आपको, सॉरी इंटरप्शन के लिए, लेकिन जैसे कि कोई बच्चा बहुत वीक होता है, कोई बहुत ज्यादा एडवांस होता है, कोई जैसे इसमें कैटेगरीज हैं कैंडिडेट्स के, तो आप कैसे क्लास में कैसे मेजर करते हैं कि इस बच्चे को कैसे पढ़ा, या सबको एक साथ लेके चलते हैं, या ऐसा लगता है कोई वीक सेक्शन का बच्चा तो उसको अलग तरीके से लिया जाए? क्या मेथड है आपका सर, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए मैं ये मानता हूं कि जो हमारे पास आता है, मैं ये मानता हूं कि वो जीरो है। बहुत अच्छी बात सर। और हम जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो सिंसियर रहता तो वो पहले से जो है उसको बहुत सारी चीजें आती सर। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं पूछता ग्रेजुएशन करने के बाद कि हम किस चीज की तैयारी करें। बिल्कुल सर, किस चीज की तैयारी। मैं तो यही कहता हूं कि भाई ये सोचो कि हर व्यक्ति में अपनी अपनी योग्यता है। ठीक है, मैं कॉलेज में भी बच्चों को बोलता हूं कि देखो हर कोई जो है एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी योग्यता है, अपनी क्षमता है। अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानो और अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से अपना जो है कार्य करो तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि सब कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, सब कोई धोनी नहीं हो सकता, सब कोई धोनी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी पहचान। ठीक है, तो हर किसी का अपना एक जो है ये कहें कि अपना की है, अपने चाबी को पहचानो कि हमारे जीवन का ताला किससे खुलेगा और उस क्षेत्र में कार्य करो। ऐसा कोई रास्ता है सर जिससे कैंडिडेट अपने की को पहचान सके? बिल्कुल पहचान सके कि ये निर्भर करता है ना अब हर कोई रुचि क्या है। हर कोई बुद्ध या जैन महावीर जैन तो नहीं हो सकता। देखिए हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का कार्य करने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल सर। तो हम ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी रुचि क्या है। ठीक है, अपने रुचि के हिसाब से काम करो। तो अगर रुचि के हिसाब से काम करेगा तो बिल्कुल सफल होगा। ठीक है सर, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसा कि जहां तक आपने एकेडमी का नाम बताया निकुंभ IAS, जी जी, निकुंभ नाम कैसे आया ये सर? मतलब अपने टाइटल के नाम से आपको अच्छा लगा या क्या सोचा आपने कि निकुंभ IAS आपने रखा? देखिए ऐसा है, देखिए भारत में जो है जाति व्यवस्था है और हमारा जो है निकुंभ जो है वो जाति है। मतलब ठाकुरों में जो है, राजपूतों में निकुंभ एक राजपूत है। तो जाति व्यवस्था पे आप यकीन करते हैं? देखिए जाति व्यवस्था पर बिल्कुल मैं यकीन करता हूँ। देखिए सीधी सी बात है कि जाति जो है एक प्रकार से जीवन शैली है। ठीक है, और ये जो जीवन शैली है, जाति एक मान के चलिए कि समूह है। बिल्कुल सर, समूह। ठीक है, ये एक रक्त समूह है और ये जो समूह है, ठीक है, ये हर समूह जिस समूह में जैसे रहेगा उसकी सोच वैसी होगी। ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप का जो है वो एक कलेक्टिव जाति, एक कलेक्टिव बिहेवियर है। बिल्कुल सर, ठीक है, तो वो एक प्रकार का बिहेवियर हो जाता है। तो निकुंभ जो है, हम लोग निकुंभ राजपूत हुए तो उसी नाम से हमने रख दिया निकुंभ। तो इसके पीछे कोई विशेष सोच नहीं थी? नहीं, हमने कहा कि अपना एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो गांव है वो पूरा निकुंभ टोला ही कहलाता है। क्योंकि वहाँ सारे के सारे जो है एक प्रकार के समूह जो एक साथ रहते हैं, तो हमारा पूरा वहाँ निकुंभ टोला ही है। तो उत्तराखंड में रहते हो कितने साल हो गए सर आपको? मैं यहाँ 2007 में आ गया था। 2007 से आप यहाँ पे हैं, तब तो आपने यहाँ की काफी सारी परिवेश के बारे में जाना होगा, समझा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे जो बच्चे जो PCS की जो तैयारी करते हैं,
ये खास करके उनका एक और सब्जेक्ट होता है उत्तराखंड जीएस। बिल्कुल तो बिल्कुल। उत्तराखंड जीएस के लिए उन्हें क्या क्या अप्रोच रखना चाहिए जिससे कि वो अपने उत्तराखंड जीएस को बेहतर कर सकें? नहीं नहीं, देखिए उत्तराखंड का इतिहास किताब है, कई सारे उत्तराखंड पर बुक हैं, उपलब्ध हैं, तो बच्चे उन किताबों को पढ़ें। 2-3 तो मेरी नजर में है सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि तीनों ही पढ़ना चाहिए, कोई एक विशेषकर? देखिए हमने आपको पहले बोला कि आप सिलेबस देखिए। मैं एक्चुअली आपसे एक डेटा जानना नहीं, चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर सच में जानना चाहे हर किताब में अलग अलग है। हाँ। ठीक है, जब आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, ठीक है, तो स्टडी करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बातें जो इसमें बेहतर लिखी हुई है, ये बातें इसमें बेहतर लिखी हुई है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। भाई यही चीज तो कोचिंग वाले करते हैं कि आप 3 किताब पढ़ने में 3 महीना लगाओगे। ठीक है, और हम पिछले 15-20 साल से उसी किताब को पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पर क्या अच्छा है। ठीक है सर, तो अभी हाल ही में आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए, कुछ नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी में आया है? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो देखिए अभी वर्तमान में यहाँ पर एक टीईटी का आया हुआ है, उत्तराखंड टीईटी। तो चूंकि ये शॉर्ट टर्म का है, 2 महीने का है, 17 अगस्त को शायद 17 सितंबर को इसका एग्जाम है, तो बहुत कम समय है। तो इसके लिए मेरा प्लान है कि हम 1.5 से 2 महीने के अंदर, ठीक है, उनका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करा दें। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड होगा या सिर्फ ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही मोड होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से जो है पूरे उत्तराखंड के बच्चों को जो है इसका लाभ मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो चार्जेबल होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट आप रख रहे हैं? क्या सोचा है आपने? हम तो सेवा दे रहे हैं, ठीक है। और बाद बाकी तो देखिए ऐसा है कि मैं तो अपना कोई फीस नहीं लेता। हाँ, ठीक है। अब व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, व्यवस्था को देखना पड़ता है, कई सारी चीजें होती हैं। व्यवस्था में तो लेंगे ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स को पे करना है। और हमारे तरफ से जो है फी जो है, नहीं, आपकी सेवा फ्री है। मेरी सेवा जो है आप तो नहीं ले सकते, लेकिन जो टीचर्स आप रखेंगे, जो लोग बिल्कुल रखेंगे, उनको तो आप पे करेंगे। हाँ, नहीं वो तो मैनेजमेंट देखता है। मैनेजमेंट देखता मैं तो मैनेजमेंट में या निकुंभ बाईस में जो है मैं अपनी सेवा दे देता हूँ। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक लंबे समय से कार्यरत हैं। और उसके बाद एक और जो है, चूंकि उत्तराखंड पीसीएस का प्री हो चुका है, तो हम जल्द ही आने वाले समय में एक तो हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे मेंस का। अभी क्योंकि अभी रिजल्ट आने में समय लगेगा, तो अभी से एक टेस्ट सीरीज जो है शुरू कर वो हम शुरू करेंगे। और प्रीवियस ईयर के सॉल्व जो क्वेश्चन है, वो पूरा जो है आपका उस पर यूट्यूब पर जो है और पीडीएफ के रूप में जो है ऑनलाइन के माध्यम से वो उपलब्ध हो जाएगा। वो सारे बच्चों के लिए फ्री रहेगा। वो जो सॉल्व पेपर है वो फ्री है वो। ठीक है सर, बच्चों करियर के लिए 2 शब्द कुछ भी जो आप अपने दिल से कहना चाहें, या जो आपको लगता है कि बच्चों को ये, या उनके पेरेंट्स के लिए कुछ भी जो आप कहना चाहें। देखिए मैं यही कहूंगा कि आप अपने रुचि को देखिए और रुचि के हिसाब से अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण कीजिए और उसी के हिसाब से आप उसी क्षेत्र में चलिए। या ये कहें कि आप पहले अपना माइंड सेट कीजिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके पास माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। और उस लक्ष्य के हिसाब से ही जो है आप आगे जो है कदम बढ़ें, कदम को बढ़ाएं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो मोबाइल, पबजी, फ्री फायर ऐसे गेम्स के जमाने में, या जो ये आप इस बारे में क्या सोचते हैं सर? जैसे कि जो बच्चे अभी वीडियोस बनाने में या सब चीजों में जो भी रमे हुए हैं, ये अपना करियर शायद वैसे ही देखते हैं, अब क्या लगता है कि इन्हें उस क्षेत्र में जाना चाहिए, या जो बच्चे अपने फोन पर लग करके अपना टाइम बर्बाद करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालांकि कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक विज्ञान है, ठीक है, और विज्ञान का जो है मोबाइल भी विज्ञान का ही एक, जहां पर डोपामाइन रिलीज हो वहीं पे पता लगा रहेगा। तो विज्ञान जो है आपने पढ़ा होगा, वरदान या अभिशाप, ये डिपेंड करता है कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और फेसबुक का नशा तो एक समाजशास्त्री है, उन्होंने ये कहा था कि फेसबुक का जो नशा है वो अफीम के नशा से भी खतरनाक है। फेसबुक, ये इंस्टाग्राम वगैरह सब चीजें हैं। तो अब है, देखिए इसके एक लिमिटेशन रखिए कि हम इस चीज को जो है कम से कम उपयोग करें, कम से कम इसके संपर्क में रहें। देखिए चूंकि इससे हम दूर भी नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन यह है कि इसका एक लिमिटेशन होना चाहिए कि भाई मोबाइल हम इतना बजे से इतना बजे तक मैं अपने अन्य कार्यों को करूंगा, ठीक है। अब पूरी तरीके से तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ इस चीज का हम अगर मान लीजिए कि ये निर्धारित कर दे कि भाई जैसे कि मेरे यहाँ है, तो मेरे यहाँ घर में बच्चे हैं, हमारे 2 लड़के हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, तो हमारे घर में नियम है, ठीक है, मिसेज ने नियम बना रखा है कि भाई कोई हो
6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ठीक है, मोबाइल जो है वो ऑफ रहेगा, या मोबाइल जो है 6 बजे से 9 बजे तक फ्लाइट मोड में रहेगा, किसी का भी आए। मॉर्निंग की बात है, इवनिंग की बात है सर? नहीं ये इवनिंग में। अच्छा, इवनिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है कोई नहीं छुएगा। तो मतलब सारा रूल मैम का चलता है। ठीक है, आप घर चलाती है वो तो नहीं सर, ठीक है, अब वो जरूरी ही है। बिल्कुल सर, जरूरी है। ओके, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ढेर सारी बातें करके, और उम्मीद आगे भी हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, और खास करके मैं चाहूंगा ऐसी सीरीज हम जोड़ के रखें, और ताकि आगे चल के हम बच्चों के कुछ डाउट्स को लेकर के, उनकी किसी सिलेबस को लेकर के, उन्हें किसी चैप्टर्स को लेकर के हम बात करें, ताकि आप बच्चों के बहुत सारे डाउट्स दूर करें। जब हमने शुरू किया है, आप हमसे जुड़े हैं, आप यहाँ तक आए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप सभी से थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।